तो बेटा आज का अपना टॉपिक होने वाला है हेनरी का नियम। भाई अगर 2026-27 की परीक्षा में बैठ रहे हो तो आपको यह टॉपिक भी पढ़ के जाना है। हिंदी मीडियम के बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और हेनरी का नियम पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में आगे कि हेनरी का नियम क्या होता है, और साथ ही साथ हम हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं कि हेनरी का नियम उन सीमाओं पर ही वर्क करता है, उनके बाहर जाने पर वर्क नहीं करता। साथ ही साथ हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग को आसान से शब्दों में कहें तो आप बोल सकते हैं उपयोग, यानी कि हेनरी का नियम रियल लाइफ में जो है वो कहां कहां लागू होता है, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का जो ये अपना वीडियो है इसमें हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। मैं जानता हूं यार हमेशा की तरह मैं बिना समय खराब करे हुए सिर्फ आपको सीधा सिखाने पर ध्यान देता हूं, तो चलिए चलिए और आगे चल के इस चीज को सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें पढ़ना है हेनरी का नियम। तो जल्दी से पहले इसकी ना थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी देखो इन्होंने क्या बताई। इन्होंने बताया कि इस नियम अनुसार हेनरी चचा जो थे हमारे, हेनरी चचा जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि भैया अगर ताप रखा जाए स्थिर तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता उस गैस के आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इन्होंने यह बताया। यहां पे इनकी बात खत्म हो गई, ये इनकी थ्योरी हो गई। अब इस थ्योरी को ना क्या अचार डालेंगे इस थ्योरी का? नहीं भैया अचार नहीं डालेंगे, जिगरी सर खड़े हैं ना तुम्हारे साथ और तुम्हें सिखाएंगे। तो बेटा हम इस थ्योरी का क्या करते हैं ना, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसकी चीड़ाफाड़ी करते हैं और इस चीज को समझते हैं कि हेनरी चचा क्या क्या बोलकर गए थे। तो हेनरी चचा तो आया बोल के चलेगा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो पहले इनकी बात को ही खत्म कर लेते हैं। विलयता को एस से लिख लिया जाता है, आंशिक दाब को पी से लिख लिया जाता है। इन्होंने यह बोल दिया कि अगर ताप रखा जाए स्थिर, ताप रखा जाए स्थिर, तो स्थिर ताप पर इन्होंने बोल दिया जो गैस का आंशिक दाब होता है वो विलयता के यानी समानुपाती होता है। इन्होंने ये बोल दिया। अब समानुपाती का निशान हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो यहां पर इन्होंने कांस्टेंट इस्तेमाल करा KH। ठीक है ना, ये देखो यहां पे ये कुछ सूत्र बना और जहां पर KH जो है ना, KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। ठीक है बेटा, KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। ये सब बात थी जो इन्होंने बताई। अब आते हैं हम जरा इस बात की धज्जियां उड़ाते हैं, सही से धज्जियां उड़ाते हैं इसकी। सपोज करो ये मेरे पास कोई बर्तन था और इस बर्तन में कोई द्रव भरा था। क्या भरा था? द्रव भरा था। अब मेरे पास ऊपर के एरिया में कुछ गैस मौजूद थी, गैस मौजूद थी, गैस। अब ये द्रव और गैस तो अलग अलग रह रहे थे, ऊपर नीचे। भाई गैस हल्की थोड़ी ऊपर रह रही थी, द्रव थोड़ा नीचे रह रहा भाई था, इसलिए नीचे सतह पर द्रव ने घेर रखी थी नीचे की सतह, और ऊपर कौन रह रहा था बेटा? गैस रह रही थी। यार हेनरी चचा आए बोले हैं तू इससे अलग क्यों रह रही है, मैं तुझे इसमें घोल सकता हूं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस कंडीशन पे एक ताप स्थिर कर दिया। ताप स्थिर का मतलब है कि ताप अब बदलने नहीं देना है, ताप को रोक देना है। एक कंडीशन पे ताप सेट कर दिया, उसका टेम्परेचर सेट कर दिया। फिर क्या करा, एक पिस्टन लिया और पिस्टन की सहायता से लगाया दाब, दाब लगाया। जैसे ही इस पर दाब लगाया, अब गैस, ये पिस्टन नीचे की ओर ना प्रेशर मारने लगा, दबने लगा। गैस के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अब ये पिस्टन धीरे धीरे करके यहां पहुंच गया। जब ये पिस्टन यहां पहुंचा तो सारी गैस कहां पहुंच गई? नीचे पहुंच गई और वो जल में जाके घुल गई, घुल गई, जिसे बोलते हैं विलयता। जल में जाके गैस घुलने लगी और गैस जो जल में घुली, इसके ऊपर ही हेनरी चचा का नियम है। अब इस नियम में होता क्या है ना, जैसे अगर आप कहीं पर देखेंगे तो हो सकता है ये एस आपको कहीं पर ना दिखे, कोई आपको पढ़ाए और वो एम का इस्तेमाल करे, एम का इस्तेमाल करे। ठीक है ना, एम जो होती है ना विलयता, विलयता का मतलब क्या है? एम जो होता है वो होता है विलय की मात्रा, कि अब यहां पर विलय कौन है? गैस है।
अब ये विलय कितनी मात्रा में इसमें घुला है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं, एम। अब ये कितनी विलय की मात्रा इसमें घुली है, चाहे आप विलय की मात्रा कह लो, विलय की मात्रा जो घुलती है वो ही विलयता कहलाती है। विलयता की जो डेफिनेशन होती है ना, नोट करके लिख लेना। विलयता की डेफिनेशन क्या होती है, कोई विलय किसी विलायक में कितनी मात्रा में घुला है, जितनी मात्रा में वो घुला है वो ही उसकी विलयता कहलाएगी, ठीक है ना। अब विलय की मात्रा तो आप एस की जगह एम लगा सकते हैं, या फिर एक चीज और होती है, एक नोट होता है कि विलयता का माप मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज होता है, तो आप इसकी जगह पे मोल प्रभाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एस की जगह पे आप लगा सकते हैं एक्स मोल प्रभाज, मोल प्रभाज लगा दीजिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये तो हो गया हेनरी का नियम। नियम सिर्फ इतना सा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जो भी गैस द्रव में घुल रही है उसी पर इनका नियम है, और वो जो भी कंडीशन होगी, अगर ताप स्थिर रहेगा तो ही वो उसकी क्या होगी, समानुपाती होगी। अभी ये नियम है, पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट मारो। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, मिटाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि समानुपाती का निशान का मतलब क्या है, कि अगर विलयता बढ़ेगी तो गैस का आंशिक दाब बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो है ना सीन, यहां पे सीन ये है कि जितना आंशिक दाब बढ़ेगा गैस का, मतलब गैस का आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा विलयता उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब गैस उतनी ही मात्रा में उस विलयन में घुल जाएगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं हेनरी के नियम की सीमाएं, सीमाएं, सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, सीमाएं, तो आप इतना करने के बाद में सीमाएं, सीमाएं का पॉइंट नंबर 1 देखो। सीमाओं का मतलब क्या होता है, सीमा का मतलब होता है लिमिट। लिमिट का मतलब जहां तक हेनरी का नियम वर्क करेगा, और अगर उसके बाहर जाएगा तो वो वर्क नहीं कर सकता। तो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं, सबसे पहली सीमा क्या थी कि दाब जो है, दाब कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, दाब कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं गैस का दाब कम कर दूं, भैया दाब लगा के ही घोला गया था, जितना गैस का दाब था उसको और प्रेशर दिया गया, वो उसके अंदर जाके घुल गई। अब मैं अगर गैस का दाब कम कर दूं, अगर मैं गैस का दाब ही कम कर दूंगा तो वो उसमें घुलेगी क्यों, वो वापस ऊपर निकल आएगी ना। अगर उसके पास स्पेस मौजूद होगा, वहां पर प्रेशर कम हो जाए तो वो वापस बाहर निकल आएगी, घुलेगी नहीं। इसीलिए दाब कम नहीं होना चाहिए। अगर दाब कम हुआ तो भाई घटना पलट जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, देखो भाई एक कंडीशन सेट करी है, सॉरी 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 सॉरी, ताप कम नहीं, वो दाब कम होता है, ताप अधिक नहीं होना चाहिए, ताप अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाब कम नहीं होता है, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं होने का मतलब क्या है, देखो भाई अगर हमने किसी चीज को इसमें घोला, मतलब गैस पे दाब लगाया और गैस द्रव अवस्था में आई और वो द्रव के अंदर घुलने लगी, सपोज करो दाब लगा के उसे द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, अगर मैं इसके नीचे आग लगा दूं, आग लगा दूं और मैं इसे गर्म कर दूं, तो गर्म करते ही बेटा क्या होगा, जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा तो जो गैस इसमें घुली थी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैस इसमें घुली थी वो वापस क्या करेगी, वो वापस इसमें से निकल के भागेगी, क्योंकि उसकी तो क्षमता, उसका तो नेचर ही गैस है ना, तो वो द्रव से पहले ही बाहर निकल के भागने लगेगी। इसीलिए ताप कैसा नहीं रहना चाहिए बेटा, ताप अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ताप को स्थिर करके पहले ही सेट कर दिया जाता है। ताप अधिक नहीं होना चाहिए और दाब कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको समझाता हूं, आपने कोल्ड ड्रिंक देखी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कभी भी कोल्ड ड्रिंक ऊपर तक नहीं होती, ऊपर तक नहीं होती, उसमें कोल्ड ड्रिंक नीचे भरी होती है, ऊपर का कुछ हिस्सा खाली होता है। लेकिन फिर भी बोतल जो है वो अंदर को दबती नहीं है, खाली हिस्सा होने के बावजूद भी। पता है क्यों, क्योंकि जब उस बोतल को बंद किया जाता है ना, तो उस पर सील लगाने से पहले उसके अंदर दाब सेट किया जाता है। उसका दाब इतना किया जाता है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो द्रव में जाके अच्छे से सेट हो जाए, इतना दाब लगाया जाता है। फिर क्या होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने यहां पे क्या बोला कि दाब कम नहीं होना चाहिए और ताप अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं ना, जैसे हम बोतल को यूं करके पकड़ते हैं, यूं करके पकड़ते हैं, और हमने क्या करा, बोतल को यूं करके
यूं पकड़ा और हिलाना स्टार्ट कर दिया, यूं पकड़ के बोतल को हिलाना स्टार्ट कर दिया और शो ऑफ मार रहे हैं, यूं करके कैन खोली और कोल्ड ड्रिंक सारी अंदर से निकली और सबकी सब बाहर फैल गई, सबकी सब बाहर फैल गई। पता है क्यों? क्यों फैली? जब हमने उसे यूं करके हिलाया, यूं करके हिलाया, तो गैस का दाब अंदर और ज्यादा बढ़ गया, उसे और ज्यादा प्रेशर मिल गया। अब जब गैस का दाब और ज्यादा बढ़ा तो भैया गैस नीचे वाले जल की सतह पे और प्रेशर मारने लगी। जब उसने नीचे वाली जल की सतह पे प्रेशर मारा, वो दाब के मारे नीचे को गई और आसपास से जो भी पानी भरा था वो भैया उसके झटकों से ना पूरी अपनी जान बचाता हुआ भागा निकल के सीधा, और जहां से रास्ता मिला थोड़ा थोड़ा तुरंत निकल के बाहर गिर गया, बाहर गिर गया निकल के। फिर आपने देखा होगा जब भी कोल्ड ड्रिंक गिरती है तो झाग बनते हैं, बहुत सारे झाग बनते हैं, और झाग सारे बोतल में ही रह जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक सारी बाहर निकल के गिर जाती है। क्यों? क्योंकि जो झाग बन रहा है वो कोल्ड ड्रिंक से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है, दाब बदलने के कारण अब वो अलग हो गई और कोल्ड ड्रिंक सारी बाहर गिर गई आके। ठीक है, ये घटना सबके साथ घट जाती है। अब बात आती है कि भाई ताप अधिक नहीं होना चाहिए। आप उसी कोल्ड ड्रिंक को लो, उस कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने की बजाय अगर आप उसे लौट के गर्म पानी में डाल दो तो देखना उसका टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें करंट फील हो रहा था, ठीक है ना, पीने में मजा आ रहा था, स्वाद आ रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा। एकदम ऐसी लगेगी बकवास ड्रिंक अगर उसे गर्म कर दिया जाए, क्योंकि ताप अधिक करोगे तो जो गैस घुली है वो पहले ही अलग हो जाएगी, और जब वो अलग हो जाएगी तो वहां पर स्वाद बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये लॉजिक होता है कोल्ड ड्रिंक का। अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे कोल्ड ड्रिंक बाहर क्यों गिरी है, ये भी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देंगे। जरा पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं, वहां पर आपको कोल्ड ड्रिंक का भी समझा दिया जाएगा। तो बेटा देखो, हेनरी के नियम के हमें पढ़ना है अनुप्रयोग। देखो सबसे पहला अनुप्रयोग जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, कोल्ड ड्रिंक में CO2 का घुलना। तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 का घुलना किसके नियम के अनुसार होता है? हेनरी के नियम के अनुसार होता है। आप चाहो तो लाइन कंप्लीट करके लिख दो कि कोल्ड ड्रिंक में या कोई सा भी जो सॉफ्ट ड्रिंक बनता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक की जगह याद रखना कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक जो बनता है, तो सभी सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 का घुलना हेनरी के नियम के अनुसार होता है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरा पॉइंट भाई, हमारा जो रक्त होता है, रक्त और फेफड़ों के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान ये भी हेनरी के नियम के अनुसार होता है। रक्त और फेफड़ों के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान किसके अनुसार होता है? हेनरी के नियम के अनुसार होता है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। सपोज करो बेटा, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति की यहां से, ये नाक है इसकी और ये इसका मुंह है। अब इसने यहां से सांस ली, सारी की सारी हवा अंदर गई, यहां से यूं करके गई। अब यहां पे भाई फेफड़ों में इस तरीके से, यहां पे फेफड़े होते हैं आपके, ठीक है ना, सपोज करो ये आपके फेफड़े हैं, ठीक है। अब इस फेफड़े में हमारी पूरी बॉडी में क्या बह रहा है? ये पूरा बॉडी का एरिया है, इसमें सब क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है, यानी कि ब्लड बह रहा है। क्या हुआ? हमने हवा अंदर ली, वो यहां से होती हुई, यूं करके होती हुई फेफड़ों में आई, ये आई फेफड़ों में। अब यहां जो हमने हवा ली, उस हवा में N2 भी होगी, O2 भी होगी, CO2 भी होगी, सारी की सारी गैसें मौजूद होंगी। तो हमारे ब्लड में जो पहले से हमारे ब्लड में, सॉरी, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो क्या करेगा? हमारे शरीर के सारे हिस्सों से CO2 को लेकर आएगा और CO2 को लाकर इन फेफड़ों में छोड़ देगा और O2 को अपने साथ लेके चला जाएगा। तो जो ये जो काम करता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ही इस काम को करता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन इस काम को करता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, अगर वो 9.5 से लो हो जाता है, 9.5 तक तो फिर भी मतलब व्यक्ति थोड़ा बहुत वर्क कर ही सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी मात्रा जो है वो 12.5 से 13 समथिंग होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की।
तो एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। इससे ऊपर हो तो और अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना, अगर ये हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने की वजह से क्या होता है ना कि व्यक्ति जब चलता है उसे थकावट फील होती है। क्यों फील होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो O2 घुल ही नहीं पा रही है। तो और यहाँ पे O2 का दाब कैसा है? ज्यादा है बाकी गैसों से, इसलिए O2 क्या करती है, O2 जब आती है तो हीमोग्लोबिन O2 को लेकर चला जाता है और CO2 को छोड़ देता है। तो O2 सारी ब्लड में घुल जाती है और CO2 ब्लड से अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका दाब कैसा होता है? ज्यादा होता है। अब इतना काम होने के बाद में ये हो गई हमारे शरीर की घटना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो घटना हो रही है वो किसके नियम के अनुसार हो रही है? हेनरी के। क्योंकि रक्त और फेफड़ों के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान, यानी कि CO2 पहले रक्त में घुली हुई है, वो फेफड़ों में लेकर आया, फिर वहां पे क्या हुआ, उसमें O2 घुल गई और उससे CO2 रिलीज हो गई। तो ये सारी घटना की गैस का घुलना और गैस का अलग होना वो किसके नियम के अनुसार हो गया बेटा? हेनरी के नियम के अनुसार हो गया। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट जो तीसरा पॉइंट होता है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका। देखो क्या होता है ना, ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, सोच नहीं पाता है। ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता है, जिसे एनोक्सिया रोग कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर O2 का दाब कम हो जाता है, O2 का दाब कम हो जाता है। सुनो बेटा, इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो ये एक हमारे पास कोई पहाड़ है और यहां पे ये कोई व्यक्ति है। अब ये यहां पर है, यहां पर O2 का दाब जो है ना वो कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा। O2 का दाब सतह पर ज्यादा होता है, ऊंचाई पर जाने पर O2 का दाब क्या करता है बेटा? कम होता जाता है। देखो ऊंचाई पर जो भी गैसें पाई जाएंगी उनका दाब कम है, इसीलिए वो ऊंचाई पर मौजूद है। अगर उनका दाब ज्यादा होता तो वो ऊंचाई पर मौजूद ही नहीं होती। और जिन गैसों का दाब ज्यादा है इसीलिए वो नीचाई पर मौजूद है। अब O2 का दाब ज्यादा है इसलिए तो O2 हमारे आसपास रुकी रहती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड आता है, CO2 को छोड़ देता है, O2 को ले जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 का दाब कम है, O2 का दाब ज्यादा है। इस चीज को आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे कि हम बंद कमरे में रह रहे हैं तो हमेशा रोशनदान ऊपर की ओर लगे होते हैं। तो रोशनदान पता है किस लिए लगे होते हैं? रोशनदान इसलिए नहीं लगे होते हैं कि वहां से कोई गैस आपको आके मिले या वहां से आपको ऑक्सीजन आएगी। बिल्कुल आती है, ऑक्सीजन रोशनदानों से आती है, लेकिन मेन जो रोशनदान ऊंचाई की ओर लगाए जाते हैं ना वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जिन गैसों का दाब हल्का होता है वो ऊपर की ओर जाती है और CO2 जो है ना इसका दाब कम होता है, ये ऊपर की ओर जाती है। अब जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो इसे निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए। अगर इसे निकलने का रास्ता ऊपर नहीं दोगे तो ये रूम में भरती रहेगी और फिर तुम्हारे पास जब रूम में सारी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी तो ऑक्सीजन के आने की जगह ही नहीं बचेगी और जब जगह नहीं बचेगी तो तुम सांस नहीं ले पाओगे और सोते सोते ही दम घुट जाएगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से बेटा रोशनदान हमेशा रूम के ऊपर लगाए जाते हैं जिससे गर्म गैसें जो है यानी कि जिन गैसों का दाब कम होता है वो गैसें जब ऊपर की ओर जाएं तो वो बाहर इजिली निकल जाएं, जिनके बाहर जाने से ही ऑक्सीजन की और मात्रा अधिक अंतर आ सकती है और ऑक्सीजन का बाहर जो है ऑक्सीजन का दाब जो है वो CO2 से ज्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन नीचे बैठी रहती है और इजिली हम सांस ले पाते हैं, हमें घुटन फील नहीं होती। अगर आप बंद कमरे में मौजूद होंगे जहां पर एयर के निकलने का कोई रास्ता ना हो या फिर खिड़कियां लगी हों ऊपर रोशनदान ना लगे हों तो वहां पर CO2 का लेवल ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि वो ऊपर पहुंचती है, उसे खिड़की से निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है क्योंकि खिड़की नीचे है और वो ऊपर जा चुकी है क्योंकि उसका तो दाब कम है, वो ऊपर पहुंच गई। अब वो ऊपर से वापस नीचे कैसे आए? जब उसका दाब बढ़े तो वो नीचे आए और दाब अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है फिर वहां पर घुटन फील होने लगती है तो हम तुरंत बाहर निकल के भागते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं, बोलते हैं आहा
अब थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो ऐसा क्यों होता? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल घट रहा था बेटा, और जब ऑक्सीजन शरीर में जाएगी नहीं तो तुम्हें बुरा तो फील होगा, क्योंकि हमारी जो मशीन है ना ये ऑक्सीजन पे ही रन करती है। ऑक्सीजन नहीं है तो ना तो मैं हाथ हिला पाऊंगा, ना मैं आपसे कुछ कह पाऊंगा। भाई मैं सोच रहा हूं, मैं सोच के कुछ बोल रहा हूं, इन सब में किसका काम है? ऑक्सीजन का काम है। अब यहीं से हमारा जो पॉइंट आता है कि ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता। क्यों नहीं सोच पाता? ये व्यक्ति है, यहां पे जमीन पे है, अभी इसका दाब ज्यादा है। अब ये जब यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर, तो बाई O2 का दाब थोड़ा कम होगा, तो ये यहां पर सोच सकेगा, चलता रहेगा। फिर अगर ये बिल्कुल यहां पे पहुंचेगा तो यहां पहुंचने के बाद O2 का दाब जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से शरीर में O2 की मात्रा पहुंचेगी नहीं, और जब शरीर में O2 की मात्रा पहुंचेगी नहीं तो ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली सोचना कैसा कर देगा? कम कर देगा। सोचना कम कर देगा, क्या कर देगा? इसके हाथ में थोड़ी ना सोचना नहीं सोचना, भाई ये तो हमारा बॉडी का काम है कि हमने ऑक्सीजन ली, ब्लड आया, ऑक्सीजन को सब जगह ले गया। अब जब बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंची या ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन आ तो रही है लेकिन ब्लड में घुल नहीं पा रही है, तो जब वो ब्लड में घुल नहीं पाएगी बेटा तो ब्लड उसे लेके कहां पर जाएगा? जब वो घुलेगी ही नहीं, ब्लड में बहुत कम मात्रा में घुल रही है, तो जब कम मात्रा में घुलती है तो ब्लड पहले उसे वहां पे खर्च करता है। जैसे कि हम चल रहे हैं, हमें चलने में एनर्जी चाहिए, तो ब्लड पहले उसे, ब्लड सर्कुलेशन हमारा उसी चीज की ओर होता है जो काम हम कर रहे होते हैं। लाइक मैंने ये हाथ हिलाया तो मेरे कंप्लीट ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो इस हाथ की ओर चल देगा, वो सारी ऑक्सीजन को यहीं लाके फेंकेगा कि ये यहां से काम कर रहा है, यहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? इसी तरीके से क्या होता है ना, अब जब ऊंचाई पर चले गए तो ऑक्सीजन का लेवल घट गया। अब जब ऑक्सीजन का लेवल घट गया तो हम जो बची कुची ऑक्सीजन मिल रही है थोड़ी बहुत, उससे हम चलने फिरने का काम कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग सोचना कम कर देता है। तो हमारे दिमाग में नहीं आ पाता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसी रोग को बोल दिया जाता है एनोक्सिया रोग, और इसका रीजन बेटा साफ साफ लिखा है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर O2 का दाब कम हो जाता है। O2 का दाब कम होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुल पाएगी, और जब ब्लड में नहीं घुलेगी तो ब्लड हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन को लेकर पहुंच ही नहीं पाएगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। अब जब पहुंचेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी, बंद कर देगी। इसीलिए जब ऊंचे स्थानों पर जाते हैं ना तो दाब को मेंटेन करा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति एरोप्लेन में सफर करता है ना, हवाई जहाज में, तो जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करता है वो बहुत ही ऊंचाई पर होता है। अब जब हवाई जहाज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है तो उसमें क्या सीन करा जाता है? उसमें सीन ये किया जाता है ना, उसके अंदर दाब का मेंटेनेंस किया जाता है। अगर आप ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से ही मतलब जो भरी होती है वो भी, और फिर वहां पर थोड़े से ऑक्सीजन गैसेस रखी जाती है स्टोर करके, कि जिससे ऑक्सीजन का लेवल अंदर अच्छा बना रहे और दाब मेंटेन रहे ऑक्सीजन का। क्या होता है ना, जब प्लेन ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, अगर प्लेन का गेट खोल दिया जाए तो आप देखते हैं बहुत ही तेजी से हवा अंदर को आने लगती है। अब अगर वो हवा अंदर आके भर जाए सारी, तो क्या होगा ना कि उस हवा के अंदर भरने से आपकी जल्दी मौत नहीं होगी, बिल्कुल क्रैश व्रैश होने की संभावना है, लेकिन क्या होगा जब वो हवा अंदर भर गई, अब उस हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होगी उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं, उसका दाब कैसा होगा? उसका दाब कम होगा, और जब उसका दाब कम होगा तो व्यक्तियों को सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। सपोज करो एक पायलट जो प्लेन उड़ा रहा है, अगर उस पायलट के ही दिमाग से वो सोचना कम कर दे तो वो प्लेन क्या उड़ाएगा? वो प्लेन को सीधा उड़ाने की बजाय क्या करेगा? ले जाएगा और किसी पहाड़ी में ले जाके ठोक देगा, ठोक देगा। उसे क्या पता, वो तो सोचेगा क्या वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो क्या ये कहोगे आप कि उसने जानबूझ के ठोक दिया? उसने जानबूझ के नहीं ठोका बेटा, उसके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाई, और जब दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो दिमाग काम नहीं कर पाया। इसी कारण क्या हो गया बेटा? एक हादसा हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को बेटा ध्यान रखना है। हेनरी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में बहुत जगह पे काम में आता है। मैं साइड में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार दो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, इसको अच्छे से कवर करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से टॉपिक समझा पाया हूंगा, और तुम सभी यार, सभी मतलब लड़के और लड़कियां सब मेरे क्या हो, एक तरीके से यार तुम सब मेरे दोस्त हो, मेरे छोटे भाई बहन हो। मैं तुम्हारा टीचर बाद में हूं, सर बाद में हूं, अध्यापक बाद में हूं। मैं तुम्हारा पहले कौन हूं बेटा? जिगरी दोस्त हूं, जिगरी दोस्त हूं। और जिगरी दोस्त होने से बेहतर है जिगरी सर बनना, जिगरी सर। तो बेटा ये जिगरी सर जब तक जिंदा है आपको यूं ही सिखाता रहेगा। और बस इतना कहना चाहूंगा, देखो यार मैं स्टार्टिंग में कभी भी समय खराब नहीं करता, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और यहां तक आए हो तो बेटा वीडियो को लाइक करो, साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी इस वीडियो को आके देख सकें और बाकियों से कुछ अलग सीख सके। ठीक है ना? साइंस क्या है ना, साइंस कोई रटने की या लिखने की चीज नहीं है, साइंस कल्पनाओं का खेल है। इसे जो जितनी कल्पना कर लेगा उतना बेहतर समझ सकता है और लोगों को समझा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हिंदी मीडियम हब है, नाम को मत भूलना, और अपने साथियों के साथ
जरूर फैलाना।